हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर द केमिकल बॉन्डिंग। बहुत बड़ा चैप्टर है ये और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ये कह सकते हैं हम कि 11th की या ये कहें 11th प्लस 12th की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका एक बेस है ये केमिकल बॉन्डिंग। इसमें 11th 12th के बहुत सारे टॉपिक इस अकेले चैप्टर में कवर हो जाएंगे और नीट में इससे 3 to 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो हर साल पूछे जाते हैं इसके अंदर। और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये बॉन्डिंग होती क्यों है, ये एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों हैं। तो चलिए देखें, इसमें इंट्रोडक्शन देखें इसका। It is well known fact that except for inert gases, no other element exists as independent atom under ordinary condition। यानी जो इनर्ट गैसेज होती हैं जो इंडिविजुअल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इनर्ट का मतलब ये है जो रिएक्शन ना करे, कंबाइंड नहीं हो। लेकिन इनर्ट गैसेज के अलावा कोई भी जो एलिमेंट है वो ऑर्डिनरी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में फ्री एग्जिस्टेंस नहीं शो करता। वो एक एटम किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। बस यही कंबाइंड फॉर्म अपने को पता करनी है कौन सी है, वही है केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट लाइन, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स विच आर क्लस्टर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे। यानी मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? क्लस्टर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम मिलकर जो बन रहे हैं वो है एक मॉलिक्यूल। इसके बाद है हाउ डू एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड। अब हम इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि वो कंबाइंड कैसे होते हैं और वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ए मॉलिक्यूल विल ओनली बी फॉर्म्ड इफ इट इज मोर स्टेबल एंड हैज ए लोअर एनर्जी देन द इंडिविजुअल एटम। एक मॉलिक्यूल तभी बनता है जब मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट जो एटम्स थे उनकी एनर्जी से कम हो। एनर्जी डिक्रीज होना जरूरी है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और स्टेबल होने के लिए ही यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में अब बात आ रही है केमिकल बॉन्ड। हम कह रहे हैं कंबाइंड हो रहे हैं, तो कंबाइंड होने से जो बॉन्ड बन रहा है उसको केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड है क्या? इसमें देखें, ए फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम टू होल्ड देम टुगेदर एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। यानी ये क्या है? एक फोर्स है जो दो एटम को आपस में कनेक्टेड रखता है, उनको बांधे रखता है एक तरह से। इट इज अ यूनियन ऑफ टू और मोर एटम इन्वॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोंग देम। यानी ये एक यूनियन है, एक कनेक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं दो एटम्स के बीच में। कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसी के बेसिस पर हम इस केमिकल बॉन्डिंग का क्लासिफिकेशन भी करने वाले हैं। डिक्रीज इन एनर्जी, जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था एनर्जी डिक्रीज होना जरूरी है, उसके बाद डिक्रीज इन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जितनी ज्यादा एनर्जी डिक्रीज होगी इस प्रोसेस में वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद में देयरफॉर मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम। यही वजह है, यही रीजन है कि मॉलिक्यूल जो है इनकी स्टेबिलिटी एटम से ज्यादा होती है। अब कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्यों केमिकल बॉन्ड बनेगा? हमने ये तो कह दिया कि एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, अब उसका रीजन देख लेते हैं। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, हर एक मॉलिक्यूल चाहता है कि उसकी एनर्जी मिनिमम हो। When two atom approach to each other, nucleus of one atom attracts electron of another atom। जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ये देखा था कि जो सेंट्रल एटम जो न्यूक्लियस होता है वो एक तो वो न्यूक्लियस जो होता है अपने ही एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है, वो तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना? तो पहला तो अट्रैक्शन क्या है कि दो एटम जो हैं उनके न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड देखें, टू न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ एटम रिपेल ईच अदर। अब दोनों के न्यूक्लियस
दोनों के इलेक्ट्रॉन्स वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में इफ द नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन, बॉन्ड फॉर्मेशन तो तब होता है, एनर्जी डिक्रीज तब होती है जब अट्रैक्शन ज्यादा हो, रिपल्शन कम हो। तो अगर हम कहें नेट रिजल्ट जो है अगर वो अट्रैक्शन है तो हम कहेंगे द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। अगर ओवरऑल अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी और वहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें क्या रखा है, अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एनर्जी। भाई जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। इसके बाद नेक्स्ट है बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें हीट रिलीज होती है और अगर हीट रिलीज हो रही है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एवरी एटम हैज टेंडेंसी, अब यहां पर हम देखें कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एक और इंपॉर्टेंट फिनोमिना होती है, वो होती है ऑक्टेट रूल, लॉ ऑफ ऑक्टेट। क्या है? लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल में ऐसा देखा गया कि जो इनर्ट गैसेज हैं वो रिएक्शन नहीं करती। जब इसका रीजन देखा गया तो इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन निकला वो कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से डिजाइन था कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मिले और बस यही से लुईस ने अपना एक रूल बना दिया कि जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वही इनर्ट वही स्टेबल हो जाएगा। इनर्ट यानी स्टेबल होगा। तो स्टेबल होने के लिए लुईस ऑक्टेट रूल देखें, एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, हाइड्रोजन थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट होने की टेंडेंसी शो करता है, डुप्लेट होने की टेंडेंसी, क्योंकि डुप्लेट भी एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम का। टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एटम लूज और गेन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमें 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, एटम को 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करके अगर मोर देन 8 हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर लेस देन 8 हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से भी कर लेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं ऑक्टेट में उतने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं हम। तो ये 3 मेथड्स हैं। अब कुछ एक्सेप्शन भी हैं ऑक्टेट के। एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया कि या तो इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो या इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो। अब वो कौन कौन से एक्सेप्शन है? सबसे पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट यानी अभी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं, और ये ऐसा देखने को मिलता है थर्ड ए के कंपाउंड्स में। थर्ड ए या ये कहें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है लॉन्ग फॉर्म जो है उसमें 13th ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं, या ये कहें बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली के जो कंपाउंड हैं BF3, AlCl3, ये सब जो होते हैं इनमें आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट, एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। एक्सपांशन में क्या होगा? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनको हम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच भी कह सकते हैं। जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट को हमने कहा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वैसे ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। तो यहां मोर देन, जैसे PCl5 की अगर बात करें तो यहां आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे फास्फोरस के पास, SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और IF7 में तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑलमोस्ट डबल ऑक्टेट हो गया एक तरह से। तो ये एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। नेक्स्ट है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, अगर वो 18 हो जाएं, 18 8 जैसा नजर आता है लेकिन होता नहीं है, इसको बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर हम देखें कैटायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, तो ट्रांजिशन मेटल के जो कैटायन हैं जैसे Ag+, कॉपर, ये सब जो होते हैं इनके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन हैं और ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। नेक्स्ट है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होगा? या तो 5, 7, 9 इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर कोई ऑड है, और ऑक्टेट मतलब 8 यानी इवन, अगर कोई ऑड है तो वो 8 तो नहीं हो सकता, तो वो भी एक्सेप्शन है। जैसे NO जो है, NO, NO2, ClO2, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद
केमिकल बॉन्डिंग का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं केमिकल बॉन्डिंग को, और इसमें सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस बेसिस पर, इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर, वीक बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये सब हम डिसाइड करते हैं एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से। तो यहां हम देखें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जो एनर्जी होती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 200 किलो जूल पर मोल अप्रोक्स एनर्जी ये होती है। और इसके 4 पार्ट्स हैं जिनको हमें देखना है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। इसके बाद वीक बॉन्ड की बात करें तो वीक बॉन्ड जो होते हैं जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, उनको हम कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड जो है बिटवीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो लेफ्ट साइड में हमने देखे हैं ये होते हैं इन बिटवीन एटम्स। तो यहां पर देखें हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडरवाल बॉन्ड, अगर हम देखें इसमें तो ये मिनिमम 2 to 40 किलो जूल पर मोल ये इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, नाम से पता चल रहा है आयनिक बॉन्ड मतलब बॉन्ड बिटवीन आयंस, यानी फोर्स बिटवीन आयंस। आयंस में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए नाम दे दिया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। देखिए द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 or more एटम एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर, आयंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कैटाइन बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एनाइन बनेगा, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक एटम से बाहर निकलने चाहिए, दूसरे एटम में एंटर करने चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और जो गेन करेगा इसको कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वो 5th A to 7th A, यानी 15th ग्रुप टू 17th ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं, यानी नाइट्रोजन फैमिली से लेकर हेलोजन फैमिली तक। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं 1st A to 3rd A, 1st A से लेकर 3rd A तक, यानी फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड 13th ग्रुप, ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव में। चलिए इसके बाद देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमने कहा कंप्लीट ट्रांसफर, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपने 9th क्लास में भी देखा है, तो चलिए यादें ताजा करते हैं 9th क्लास की। Na और Cl, सोडियम जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन इनका इस तरह से होता है जो आपने पीरियोडिक टेबल में देख रखा है। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पर देखें सोडियम, तो आउटर मोस्ट से पहले वाला जो है पेनल्टीमेट जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट करना है तो एक निकाल दो इलेक्ट्रॉन, एक निकाल दिया, ऑक्टेट कंप्लीट। क्लोरीन ने एक ले लिया तो यहां 8 हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होने से सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्लोरीन का भी कंप्लीट, और कैटाइन बन गया, एनाइन बन गया, नियोन कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन के ये स्टेबल हो गए। और इन आयंस में जो अट्रैक्शन होगा यही होगा आयनिक बॉन्ड। इसके बाद देखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। अब जो अट्रैक्शन होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, अट्रैक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये जो बॉन्ड है ये नॉन डायरेक्शनल है। एक पॉजिटिव किसी भी साइड से नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जैसे एक सोडियम है, अब एक सोडियम जरूरी नहीं कि क्लोरीन को अट्रैक्ट करे, उसके तो सराउंडिंग में जितने भी क्लोरीन है उन सबको अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे ही जो Cl- है, Na+ अट्रैक्ट कर रहा था, क्लोराइड जो है वो अपने सराउंडिंग में जितने भी सोडियम प्लस हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ओवरऑल इसमें देखते हैं कि एवरेज, ऑन एन एवरेज कितने सोडियम कितने क्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर इसका एक फॉर्मूला निकलता है जिसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला ही यहां पर आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एवरी डायरेक्शन में लग रहा है। ये आप सॉलिड स्टेट में 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में और क्लियर करेंगे कि हम क्यों इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पर
इसके बाद कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड बनाने की कंडीशंस क्या क्या है, कौन कौन सी कंडीशन है। इसमें फर्स्ट कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन दीज 3 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनाइज होना यानी कि आयंस फॉर्मेशन करना, और ये स्पेशली कैटायन के लिए यूज होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी which required for removal of one electron, outermost one electron from gaseous state। तो गैसियस स्टेट में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो जो हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसी को नाम दे देते हैं आयनिक बॉन्ड। और हमने कहा एनर्जी तो रिलीज होनी चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसका मतलब ये जो रिलीज होने वाली एनर्जी है मिनिमम होनी चाहिए, सॉरी ये एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि हमें एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी को इंक्रीज करना है, सॉरी एलिमिनेट करने वाली, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस को बढ़ाना है, एंडोथर्मिक को मिनिमाइज रखने के। तो यहां पर लेस आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, जितनी कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में वो कैटायन उतना ही जल्दी बनेगा। जैसे अगर हम देखें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप के हैं, और हम जानते हैं डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो सीजियम सबसे इजीली कैटायन बनाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखें ये तो था कैटायन फॉर्मेशन के लिए। अब एनाइन फॉर्मेशन, एनाइन फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एक्सोथर्मिक होती है, और हम यही तो चाहते हैं कि एक्सोथर्मिक हो। तो इसके लिए जो है हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, हायर एफिनिटी होगी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अब नेक्स्ट जो एनर्जी रिलीज होती है, एक कैटायन एनायन जब पास आते हैं तो अट्रैक्शन की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है, और उस अट्रैक्शन एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको हम बोलते हैं लेटिस एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीज्ड जो जितनी रिलीज होती है 1 मोल क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए, और हम चाहते हैं कि ये एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो। अब क्या है लेटिस एनर्जी, और कौन कौन से फैक्टर पर ये डिपेंड करेंगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी। ये हम लेटिस एनर्जी को इसलिए देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इससे एग्जाम में। लेटिस एनर्जी, तो यहां पर देखें ये जो है लेटिस एनर्जी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं Na+, Mg+2, Al+3, यहां +3 ही है, इसको हम प्रिंटिंग एरर मान लेंगे, यहां +3। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो यहां लेटिस एनर्जी भी इंक्रीज होगी। साइज ऑफ कैटायन और लेटिस एनर्जी में क्या रिलेशन है कि जैसे जैसे कैटायन की साइज इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे लेटिस एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है ना, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैटायन की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे हम देख सकते हैं यहां पर। अब आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं कि बॉन्ड तो बन गया, बॉन्ड बन गया, अब बॉन्ड बनने के बाद इनमें कैसे फिजिकल चेंजेस आते हैं जब ये मॉलिक्यूल ये कंपाउंड की फॉर्म में आते हैं। तो सबसे पहला तो है फिजिकल स्टेट में आयनिक कंपाउंड आर हार्ड, क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल। हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड है ऑल आर सॉलिड। इसके अलावा क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल की फॉर्म में रहेंगे, और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है जो ब्रेक, जिनको अगर हम बेंट करना चाहें तो वो बेंट नहीं होते हैं, ब्रेक ही हो जाते हैं, टूट जाएंगे लेकिन मुड़ेंगे नहीं, ये होते हैं ब्रिटल। और क्यों होता है, इसका एक एग्जांपल हमने एक डायग्राम की फॉर्म में देख रखा है कि अरेंजमेंट फिक्स होता है, अरेंजमेंट फिक्स होता है आयनिक कंपाउंड में कि कैटायन एनायन से सराउंडिंग रहेगा। अगर हम किसी एक लेयर को आगे, किसी एक लेयर को पुश करें तो उसमें क्या होता है, जैसे ही लेयर थोड़ा सा आगे होती है सेम चार्ज पास पास में आ जाते हैं, और सेम चार्ज में तो रिपल्शन होता है, रिपल्शन से वो लेयर ही सेपरेट हो जाती हैं, बस इसी को बोल देते हैं ब्रिटल। एक और प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सिमिलर सिमिलर शो होना, यानी सिमिलर सिमिलर जो है प्रॉपर्टीज आना।
क्यों आती हैं ये? तो ये कब आती हैं? द कंपाउंड आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस इफ दे हैव सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन इन देयर कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन एनायन में अगर सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको हम कहेंगे आइसोमॉर्फस। जैसे एक एग्जांपल देखें तो आइसोमॉर्फस जो होते हैं वो देखने में एक जैसे होते हैं, यानी उनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है। एक एग्जांपल हमने लिया सोडियम फ्लोराइड NaF, आउटर मोस्ट में यहां Na के पास 28 इलेक्ट्रॉन, F माइनस के पास 28। अब हम कंपेयर कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का भी आउटर मोस्ट 28, ऑक्साइड का भी 28, यानी दोनों के कैटायन कैटायन का सेम है यहां पर कॉन्फ़िगरेशन, और दोनों के एनायन एनायन का कॉन्फ़िगरेशन सेम। दोनों के कैटायन और दोनों के एनायन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। हमें इसमें एक अकेले कंपाउंड को नहीं देखना कि Na और F का सेम है, ऐसे नहीं, हमें इस एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करना है। एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव से कंपेयर करना है, ऐसे ही नेगेटिव को। नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टीज में, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रोंग होता है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो भी हाई होंगे ड्यू टू स्ट्रोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट इसके बाद में है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी क्या है? इट डिपेंड्स ऑन आयनिक मोबिलिटी। कंडक्टिविटी हम क्या जानते हैं? कंडक्टिविटी नाम सुनते हमारे माइंड में करंट आता है, मतलब माइंड में करंट नहीं आता, हम करंट एज्यूम करते हैं कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के वायर डाल दें, लाइट को चालू कर दें तो उसमें करंट आ जाए, बस वो ये कंडक्टिविटी हमारे लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। तो यहां पर देखें कंडक्टिविटी, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इनके आयंस जो होंगे वो फिक्स रहेंगे अपनी जगह पे, मूवेबल नहीं होंगे। और जब आयंस मूवेबल नहीं होंगे, आयंस जब मूवेबल नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं वहां पर कि मोबिलिटी जीरो है। जब तक मोबिलिटी नहीं तब तक कंडक्टिविटी नहीं। लेकिन जैसे ही हमने उसको मोल्टन स्टेट में लिया, मोल्टन यानी उसको मेल्ट किया हमने बहुत हाई टेम्परेचर पर, आयंस मूव करने लग गए। या फिर हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन में तो आयंस और ज्यादा मूव करेंगे। तो सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट में इनमें कंडक्टिविटी आ जाती है, और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी एक्वस में, देन मोल्टन, देन सॉलिड स्टेट, सॉलिड के अंदर। ये है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इसके बाद में है सॉल्युबिलिटी। हम ये जानते हैं कि सॉल्ट्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा कौन सॉल्युबल होगा, कम सॉल्युबल कौन होगा, कब सॉल्युबल होगा, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो सॉल्युबिलिटी होने के लिए यहां पर हम कहें हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, आयंस जो है पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएंगे। अब सॉल्युबल होने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो होती है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर मान लो लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है, तो वो सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जब लेटिस एनर्जी को ओवरकम करेंगे तभी वो सॉल्युबल हो पाएंगे। तो यहां पर हम देखें लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम, और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा। अब एक और प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस का बनना, एक साथ प्लस माइनस का बनना। अलग अलग तो आयंस भी बनते हैं, एक ही कंपाउंड में, एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो जाना, दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, पोलराइज्ड हो जाना। तो यहां देखें कोवेलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक नेचर होती है आयंस की, आयनिक नेचर है आयंस की। अगर कोई आयन जो है वो पोलराइज्ड होने लग जाए, पोलराइज्ड यानी प्लस माइनस बनने लग जाए, एक ही आयंस में अगर पॉजिटिव नेगेटिव बनने लगे, दो डाइपोल बन गया, अगर आयन में डाइपोल डेवलप हो गया तो समझ जाओ उसका पोलराइजेशन हो गया, और वो आयनिक से कोवेलेंट की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो रहा है। तो यहां देखें, यहां पर दो वर्ड हम यूज करेंगे। पहला वर्ड है पोलराइजेशन पावर, ये होती है कैटायन की। एक जो कैटायन होता है ना, वो एनायन को पोलराइज करता है। ठीक है, कैसे करता है? द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज ए नियर बाई एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन पावर। ठीक है ना,
एक एनाइन जो होता है बहुत बड़ा होता है, नेगेटिव आयन आने से साइज बढ़ जाती है, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और कैटायन कब बनता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। यानी कैटायन के पास तो प्रोटॉन ज्यादा हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और खुद कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, एनाइन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो ये जो कैटायन है ये इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें तो न्यूक्लियस भी है एनाइन में, तो न्यूक्लियस जो होता है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एनाइन के अंदर। बस इसी को हम बोल देते हैं पोलराइजेशन। और कैटायन जितना स्मॉल होता है वो उतना ही पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियस के क्लोज होता है वो, तो न्यूक्लियस जितना क्लोज होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। हमने कहा इसमें टू टर्म्स यूज होंगी, फर्स्ट तो था पोलराइजेबिलिटी, सेकेंड इज पोलराइजेशन पावर, देन सेकेंड इज पोलराइजेबिलिटी। ये एनाइन के लिए यूज होती है कि कोई एनाइन, एबिलिटी ऑफ एनाइन टू गेट पोलराइज्ड बाय कैटायन, क्योंकि हमने कहा कैटायन जो होता है वो एनाइन को पोलराइज करता है। अब कैटायन की तो पावर थी पोलराइज करने की, एनाइन की एबिलिटी होगी पोलराइज्ड होने की, उसको हम कहेंगे पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेशन ऑफ एनाइन कॉजेज सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आयंस, सो आयनिक बॉन्ड एक्वायर सर्टेन कोवेलेंट कैरेक्टर। हमने यही तो कहा, एनाइन जो होते हैं उसमें ऐसा लगता है अपने को कि डाइपोल बन गया है, और डाइपोल बनना एक एनाइन जो है कोवेलेंट प्रॉपर्टी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट नेचर, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा। अब कौन किसका पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए एक साइंटिस्ट ने रूल दिए, फजान्स रूल। और ये रूल क्या कहते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। सबसे पहले कैटायन, जैसे कि हमने कहा था स्मॉल कैटायन ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, यानी पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, या ये भी कह सकते हैं पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज जितना ज्यादा होता है कैटायन पे, साइज उसकी वैसे स्मॉल हो जाती है, पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज्यादा। जैसे Na+, Mg+2, Al+3, सिलिकॉन+4, साइज इनकी डिक्रीज होती जा रही है और पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। या ये कहें चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, पोलराइजेशन पावर डिक्रीज। अब एनाइन की बात करते हैं। एनाइन जितना बड़ा होगा उसमें पोलराइजेशन यानी डाइपोल बनने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। तो हम क्या कहेंगे, इफ द साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेस फॉर ए गिवन कैटायन द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो साइज ऑफ एनाइन की, कैटायन को फिक्स कर दिया, एनाइन की साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया, कैल्शियम हमने फिक्स कर दिया, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की साइज इंक्रीज होती जा रही है और पोलराइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है। आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जा रहे हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड होने के लिए लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन, आयनिक के लिए, और कोवेलेंट के लिए स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद चार्ज। तो जैसे हमने चार्ज की बात पहले भी की थी कि चार्ज जितना ज्यादा होगा, चाहे कैटायन का हो चाहे एनायन का हो, क्योंकि कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा तो साइज स्मॉल हो जाएगी, एनायन का चार्ज ज्यादा होगा तो साइज बड़ी हो जाएगी। हम यही तो चाहते हैं पोलराइजेशन में। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन। एक एग्जांपल हमने लिया NaCl, MgCl2, AlCl3, सिलिकॉन। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कैटायन का चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है और कोवेलेंट कैरेक्टर आने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई थे। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जो कैटायन हमने लिया है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली कैटायन का जो होता है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन डी ब्लॉक वाले जो होते हैं उनका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। यानी अगर हमें दो एनायन ऐसे दे रखे हों जिसमें एक का इनर्ट गैस है और एक का सूडो इनर्ट गैस है, तो ऐसे में जो होगा सूडो इनर्ट गैस वाला, इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है। सूडो इनर्ट गैस वाले की पोलराइजेशन पावर नॉर्मल इनर्ट वाले से ज्यादा होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखना है।
नेक्स्ट देखें इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, ये थे आयनिक बॉन्ड, ये था फर्स्ट आयनिक बॉन्ड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में देखें तो एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इस बार हम केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ही बात करेंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं दो एटम, तो इसी को नाम दे देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों करते हैं शेयरिंग? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि डुप्लेट भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की कैटेगरी में आता है। जैसे हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड बनते चले जाते हैं। ये जो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये जो एरिया है जिसमें शेयरिंग हो रही है, इस एरिया को बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया। और ये ओवरलैपिंग एरिया ही है जो बॉन्ड बनाने में, जो जिसको हम बॉन्ड कहेंगे, केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम कहेंगे। अब कैसे हम इसको देखें कि क्या होता है, तो इसमें वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट जो सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग इसको समझने के लिए या इस ओवरलैपिंग को समझने के लिए हमने दो मॉडल, जो दो थ्योरी तैयार की हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी जिसको कहेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको एमओटी कहेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम चैप्टर के बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे, सेपरेट एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है ये, इसको चैप्टर के बिल्कुल एंड में देखेंगे हम। वीबीटी को हम अभी देखेंगे, यहीं पर देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या है। देखें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइटलर एंड लंडन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया, जिन्होंने ये थ्योरी दी, और इसके बाद इसको पॉलिंग एंड स्लेटर, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया इस थ्योरी को। इसके बाद इसके मेन पॉइंट्स देखें, मेन पॉइंट्स हैं टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ टू एटम। दो एटम में जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है इनमें होगी ओवरलैपिंग, और यही है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी वीबीटी के अकॉर्डिंग कौन से बॉन्ड इसमें ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? ओनली हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल यहां पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी। वो जो हमने कहा ना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं, उन दोनों हाफ फिल्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट स्पिन वाले होते हैं। जब अपोजिट स्पिन वाले कनेक्ट होते हैं, एक साथ आते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ऐसा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है। इसी के अकॉर्डिंग सेकंड पॉइंट है ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। यानी हमें ओवरलैपिंग करनी है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप दो पेपर लिए, दो कागज लें, अगर उनको आपको चिपकाना है, उनको कोई एडेसिव से, कुछ इस तरह से गम से उनको ऐड करना है, चिपकाना है, आप चाहेंगे मैक्सिमम एरिया आप उनके ऊपर, जो जिस मैक्सिमम एरिया वो कवर करेंगे एक दूसरे के ऊपर, जब उनको हम चिपकाएंगे तो उसमें उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आती चली जाएगी। अगर बिल्कुल कॉर्नर से हल्का सा उन्होंने उसको चिपका दिया, वापस अलग हो सकते हैं। तो ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऑर्बिटल्स क्लोज आते हैं एक दूसरे के एक फिक्स डायरेक्शन से, और ऐसी डायरेक्शन से कनेक्ट होते हैं जहां पर उनमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सके। बात डायरेक्शन की है, इसका मतलब ये डायरेक्शनल नेचर वाले होते हैं। तो ये जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये डायरेक्शनल नेचर के होंगे। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इसकी हमने अभी भी बात की। जितना ज्यादा एज मच एज ओवरलैपिंग होगी उतना ही उसमें हम ये कहेंगे कि स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, कि ज्यादा ओवरलैपिंग कब होगी। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल sp-df होते हैं, इसमें से p-df ये तो डायरेक्शनल होते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन से कंबाइंड होते हैं, इनमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, स्ट्रोंग होती है। लेकिन s ऑर्बिटल जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसमें ओवरलैपिंग s वाले में कम होगी। इसके बाद नेचर ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है, ओवरलैपिंग कोएक्सियल भी हो सकती है,
कोएक्सियल यानी साइड बाय साइड, ठीक है ना, सॉरी एंड टू एंड, कोएक्सियल ये है कोएक्सियल और ये है लेटरल ओवरलैपिंग। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है वो ज्यादा होती है, लेटरल ओवरलैपिंग जो होती है वो कम होती है। और इसमें भी अगर हम देखें तो पीपी ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, देन एसपी, देन एसएस, ये ओवरलैपिंग का ऑर्डर। इसके बाद जब ओवरलैपिंग होगी तो दो तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। दोनों को इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड में क्या हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी एक्सियल ओवरलैपिंग से, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अलोंग देयर एक्सिस, और ये भी कौन सा, एंड टू एंड या एक्सियल ओवरलैपिंग, और इसी बॉन्ड फॉर्मेशन को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल, ओवरलैपिंग जो भी हो रही है वो डायरेक्शनल ही होगी। इसके बाद मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड हेंस इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हमने कहा कोएक्सियल ओवर, ये यहां पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, तो इसमें ओवरलैपिंग का एक्सटेंट अपने को मैक्सिमम मिलेगा, और यहां से हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है देयर कैन बी ओनली सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम, यानी सिग्मा बॉन्ड फ्री एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकता है टू एटम्स में। पाई बॉन्ड, अब हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। पाई बॉन्ड में क्या है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग इज नोन एज पाई बॉन्ड। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी जिससे पाई बॉन्ड बनेगा। लेटरल ओवरलैपिंग इज ओनली पार्शियल ओवरलैपिंग है, इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होती जितनी सिग्मा में होती है, तो हम यहां से कह सकते हैं ओनली पार्शियल। सो बॉन्ड फॉर्म्ड आर वीकर एंड हेंस मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड, यानी बॉन्ड वीक होंगे, इजीली ब्रेक हो सकते हैं। अगर जो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट करेगा, यानी पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होगी। रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई इज मोर एज ऑर्बिटल हैव टू कम मच क्लोज टू ईच अदर फ्रॉम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज, इससे न्यूक्लियस थोड़े से पास में आ जाते हैं, ज्यादा पास में, तो रिपल्शन होने लग जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, रिपल्शन थोड़ा सा इसमें ज्यादा होगा। अब ये जो पाई बॉन्ड बनता कैसे है, तो पाई बॉन्ड जो होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ बनता है, इसका पाई बॉन्ड का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा, यानी सिग्मा तो अकेला हो सकता है, ओनली सिग्मा प्रेजेंट बट ओनली पाई इज नॉट प्रेजेंट। तो यहां पर देखिए एक एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के यहां पर p ऑर्बिटल्स हम देखें, px, py, pz, ये ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर दो ऐसे ऑर्बिटल होते हैं आउटर मोस्ट में, टू ऑर्बिटल्स विच हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो यहां पर क्या होगा, इनमें ओवरलैपिंग होगी, ये तो है एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैपिंग इनसे बनेगा पाई बॉन्ड। साइड वाइज ऊपर और नीचे दोनों तरफ से होती है, तो यहां सिग्मा और सिग्मा के सराउंडिंग में, पेरिफ्री में, एक तरह से हम कह सकते हैं पाई बॉन्ड। इस तरह से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमने बना लिया है। अब यहां पर हम देखें कि सिग्मा पाई बॉन्ड की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो पाई बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं, फ्री रोटेशन अबाउट ए पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिग्मा के दोनों तरफ पाई बॉन्ड है। एक बार हम वापस देखें तो यहां पर देखो पाई बॉन्ड इस तरह से है कि ये फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, अकेला ये बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता, यानी कि ये जो बॉन्ड O2 मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन रोटेट नहीं हो सकते। तो फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में तो पॉसिबल है बट पाई बॉन्ड में नहीं। इसीलिए आगे जाकर हम आइसोमेरिज्म जो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, वहां हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी पाई बॉन्ड में, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और फ्री रोटेशन से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म सिंगल बॉन्ड में। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड सिग्मा से वीक होते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग इसमें कम हो रही है,
और बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस जो है 63.5 किलो जूल पर मोल, या फिर ये कह सकते हैं 15 किलो कैलोरी पर मोल। ये इनमें डिफरेंस है एनर्जी का। पाई बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल सो डू नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए मोलिक्यूल। तो पाई बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होते हैं तो ये मोलिक्यूल की शेप को डिसाइड नहीं करते। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हम शेप को डिसाइड करेंगे मोलिक्यूल को, वो सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करेंगे, पाई बॉन्ड नहीं करेंगे। पाई बॉन्ड टेक पार्ट्स इन रेजोनेंस, एक प्रोसेस होता है रेजोनेंस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव करते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स में तो रेजोनेंस होगा, सिग्मा में नहीं होता। इसके अलावा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बाय प्योर एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे पाई बॉन्ड। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन।